हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की जो पीवाई क्यू चल रही है उसकी अगली कड़ी आ चुकी है। फिर प्रश्नों का बौछार 110 गारंटी। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि लाइक ठोक दें, सेशन को शेयर करिए। सुदूर गांव में बैठे हैं दोस्त, उनको सेशन को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ट्रिनिटी क्लासेस पे विश्वास कीजिए, एकदम 110 गारंटी तो गारंटी। और एक नॉमिनल फी में कोर्स भी लॉन्च की जा रही है, उससे जुड़िए आप लोग। उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपको, क्या कि एक तरीके से ऐप लॉन्च हो जाएगा मेरा तो कोर्स भी आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाले गए हैं, वहाँ से नंबर निकालिए और कॉल करके आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि क्या क्या उसकी प्रोसेसिंग है, क्या है उसका, सब बता दिया जाएगा। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गदर आंदोलन के दौरान, या स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, या होम रूल आंदोलन के दौरान किया गया था? सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि ये सरकार बनी कब थी। 1915 में बनी थी। जब 15 में बनी थी तो आपको समय काल याद होना चाहिए। समय काल कौन सा था? वो समय काल था गदर आंदोलन के दौरान ये हुआ था। 15 में काबुल में अफगानिस्तान में सरकार बनी। कहाँ? काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पे सरकार बनाई गई। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार थी जिसके राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये बने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बने। और प्राइम मिनिस्टर जो बने वो बरकतुल्ला जी बने। बरकतुल्ला जी को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। ये 1915 की घटना है, तो ये गदर आंदोलन हुआ था। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मैडम भीकाजी कामा ने जिसको भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है इनको, 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो गलत है क्योंकि उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कहां पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत, 6 में अभिनव भारत, कहां पे? लंदन में अंडर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये फर्स्ट अभी बताया है जस्ट कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाले बी.डी. सावरकर जी थे। कौन थे बी.डी. सावरकर जी? थे कौन? विनय दामोदर सावरकर जी थे। इससे और भी लोग जुड़े थे, जैसे लाला हरदयाल जुड़े थे। कौन और जुड़े थे? पी.एस. संपत उनका नाम था, बप्पत, बी.एम. बप्पत नाम था, बप्पत। ये भी जुड़े हुए थे इनसे। कामागाटू मारू जो क्या था? ये क्रांतिकारी, ये भी आंदोलन था। क्या था ये? कहाँ हुआ था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित थी, गलत है। चीन का एक किसान समाजवादी नेता था, ये भी गलत है। कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था। क्या घटना है भाई? तो कनाडा का जलपोत था। 1914 की घटना है। यह घटना 1914 की है, जब एक भारतीय ने, का नाम था गुरदीत सिंह नाम था। कहीं कहीं दीत मिलता है, कहीं दीत मिलता है। गुरदीत सिंह था। उन्होंने भाड़े पे एक जहाज लिया। इसमें कहानी ये था कि डायरेक्ट कोई यदि आता है कनाडा के तट पे जहाज, तो उसको अंदर नहीं लिया जाता था। तीनों गुरदीत सिंह ने क्या किया, किराए पे एक जहाज लिया और उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा की वैंकूवर जो बंदरगाह है उसको प्रस्थान किया। तट पे पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से मना कर दिया। और इससे यही होता है कामागाटू मामला। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, अभी जस्ट बताए हम।
चटगांव सतस्कार जो कब हुआ था, चटगांव कांड कब हुआ था, चटगांव कांड 30 की कांड है, ये 1930 का कांड है। बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना, जो कमेटी की स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली में बम जो फेंका गया था 1929 में फेंका गया था। कब, 1929 में फेंका गया था। तो क्रम से बताना है तो क्रम अब पता चल जाएगा, 1, 3, 4 और 2, सबका समय काल याद होना चाहिए। बंगाल विभाजन के समय में विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, किसने कहा था? बंगाल विभाजन के समय कहा कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, और किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कहा गया था ये बात। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यानी बंगाल जब विभाजन हुआ तो बंगाल का गवर्नर तो वो थे कर्जन साहब, गवर्नर जनरल। मतलब बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? और ये प्रस्ताव जो आया था बहिष्कार का, संजीवनी पत्रिका में सबसे पहली बार देखी गई थी। संजीवनी पत्रिका में तो दिए थे कौन? कृष्ण कुमार मित्र साहब ने दिए थे। इन्हीं की संजीवनी पत्रिका थी जिसमें बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव देखा गया। इसमें मद्रास में स्वदेशी आंदोलन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 1905 में, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। तो स्वदेशी आंदोलन के मद्रास में नेतृत्वकर्ता कौन थे? मद्रास में वो थे चित्रम्बरम पिल्लई। कौन थे? चित्रम्बरम पिल्लई। तो आपके मन में आएगा कि सर ये तो मद्रास के थे। दिल्ली में कौन कर रहा था? दिल्ली में सैयद हैदर राजा, दिल्ली में सैयद हैदर राजा जी कर रहे थे। हैदर राजा जी, रजा। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि बंबई में कौन कर रहा था? तो बंबई और पुणे में तिलक साहब, बंबई और पुणे में तिलक। और पंजाब में लाला लाजपत राय, पंजाब में लाला लाजपत राय नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। लाजपत राय। ब्रिटिश पत्रकार जो थे एच.डब्ल्यू. नेविंसन, किससे जुड़े हुए थे? किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? उस आंदोलन में उन्होंने बताया था कि उस आंदोलन का विस्तृत वर्णन दिया जाता था। ये अमेरिकी पत्रकार भी थे। ये कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी बताना है। कौन सी? भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये बताना है। स्वराज शब्द का देखा जाए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। मगर भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति की जब बात करेंगे उसमें स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग तिलक साहब किए थे। यदि ओवरऑल पूछे, यदि इसमें ऑप्शन दयानंद सरस्वती होता तो हमको क्या मानना पड़ता? दयानंद सरस्वती। मगर ऑप्शन इसमें सरस्वती जी नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा तिलक, क्योंकि भारतीय राजनीति में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले तिलक साहब हुए, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है बताना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ये बात सही है। इसी में मुझे धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया था। ये भी बात सही है।
और उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी बात सही है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। ये है जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत के वयोवृद्ध नेता कहे जाते हैं। इनके बारे में ये स्टेटमेंट है। तो ये जब चुनाव लड़े थे तो उदारवादी दल था, लिबरल पार्टी थी। उदारवादी दल से फिशबरी प्रांत से ये चुनाव जीत के आए थे। फिशबरी प्रांत से ये चुनाव जीत के आए थे ब्रिटिश संसद में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था, यह बताना है आपको। सबसे पहले जानेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में किया गया था। आगा खान नेतृत्व प्रदान किए थे। ये था ना, आगा खान नेतृत्व प्रदान किए थे। मुसलमानों को शिमला में मीटिंग किए मिनटों से, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की बनाई भी थी। कब? और नवाब सलीमुल्लाह इसके प्रथम, क्या इनके नेतृत्व में नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। साथ में उसके बाद 1907 में कराची में, कहा? कराची में अधिवेशन होता है। उसके बाद 7 में कराची में अधिवेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है, यानी 7 में कराची में हुआ, 8 में अमृतसर में हुआ, और उसी अमृतसर में अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की बात मानी गई। 8 में लंदन में जो है सैयद अमीर अली द्वारा मुस्लिम लीग के एक शाखा का गठन किया गया। किसके द्वारा? सैयद अमीर अली द्वारा किया गया था। तो 7 से नियमित इसकी सभा होने लगी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जॉर्ज पंचम साहब यहाँ पे आए दिल्ली में, तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। क्या? किसका? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था वो। और उसी में दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई। 1911 की घटना है ये, 1911 की घटना है जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और जॉर्ज पंचम साहब आए और हार्डिंग का काल था वो, लॉर्ड हार्डिंग का काल था। तो इसमें घोषणा की गई कि जो राजधानी है कलकत्ता ना होकर अब दिल्ली होगी। पहली। दूसरी घटना यहीं पे बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। किसका शासनकाल था? हार्डिंग का शासनकाल था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पकार कौन थे, यानी दोनों को आपस में मिलाया किसने? 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो उसमें अतिवादी और उग्रवादी दोनों मिले फिर से। तो किसके सहयोग से दोनों आपस में मिले ये बताना है। तो एनी बेसेंट और तिलक दोनों की भूमिका थी इसमें, कि उग्रवादी अतिवादियों को मिलन में एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका थी। किसकी? एनी बेसेंट प्लस तिलक की भूमिका थी उग्रवादियों और अतिवादियों के मिलन समारोह में। इसी अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन की घटना है। इसमें लखनऊ पैक्ट, इसी लखनऊ पैक्ट में जिन्ना यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था। किसका? कांग्रेस का भी ज्वाइंट अधिवेशन हुआ था, जिसमें इसने पृथक निर्वाचन मंडल मान लिया था कांग्रेस में, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। तो ये भी ज्वाइंट सेशन कैसे हुआ, किसकी भूमिका से हुआ? तो ये जो भूमिका निभाए जिन्ना और तिलक, इसमें भूमिका निभाए कौन? जिन्ना और तिलक, ये दोनों की भूमिका से ये ज्वाइंट जो है लखनऊ पैक्ट भी हुआ था इसमें। फिर लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार जी। एनी बेसेंट के बारे में यह है। एनी बेसेंट होम रूल आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी? नहीं, वो थियोफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। और इन्होंने इसी के समय मद्रास के अडयार में थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसकी एक मेंबर रही है। ये
क्या एक मेंबर रही हैं एनी बेसेंट जी। ठीक है, एनी बेसेंट जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी रही हैं। और कहा जाता है एनी बेसेंट के बारे में कि एनी बेसेंट के बारे में ये कहा जाता है, एनी बेसेंट बारे में क्या, एनी बेसेंट कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी रही थी। हाँ, ये नहीं रही थी अध्यक्षा, एनी बेसेंट रही है एक बार 1916-17 के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट थी। तो एक बार अध्यक्षा ये भी रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 17 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष हुई और प्रथम महिला बनने वाली अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट जी। 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था, बताना है। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन जो हुआ था 1920 में हुआ था और 1920 में ही इसने अपना नाम परिवर्तन करके क्या रख लिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने स्वराज सभा नाम रख लिया था 1920 में। और अध्यक्ष कौन थे ऑल इंडिया होम रूल लीग के? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था और अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे और बाद में उनका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी ने स्वराज सभा कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था, बताना है। नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या इंडियन ओपिनियन, क्या नाम था बताना है। तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। और ये पत्रिका कब निकला था? 1904 में निकला था। कहाँ से निकला था और कौन सा आश्रम था जहां से निकला था? वो डरबन से फिनिक्स आश्रम से निकला था। कहाँ से? डरबन से और फिनिक्स आश्रम से निकला था। फिनिक्स आश्रम से ये पत्रिका निकला था और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में पत्रिकाएं निकली थी। ये निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? क्या था राम राज्य उनके? उनकी अवधारणा में राम राज्य क्या था? सत्य और अहिंसा। उनका मुख्य मापदंड था, उनका हथकंडा था सत्य और अहिंसा। इसीलिए जब असहयोग आंदोलन में हिंसा हुआ था तो उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया था और सत्य और अहिंसा पे वो पुजारी थे और उसी पे वो मार्ग पे चले थे और वो उन्हीं मार्ग पे चलते हुए उन्होंने आजादी भी दिलाई थी। तो सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी संबंध निम्नलिखित आश्रम में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? सबसे पुराना आश्रम कौन सा है ये बताना है आप लोगों को। इतने आश्रम थे उसमें सबसे पुराना आश्रम कौन है? तो अभी बताए उस आश्रम का नाम बताए हैं कि जब डरबन में रहेंगे साउथ अफ्रीका में, तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना होता है। तो सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम। दांडी मार्च के समय ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और वार्धा जो है, वार्धा में भी आश्रम की स्थापना होती है 1932-33 में और सदाकत आश्रम की स्थापना होती है ये सोनिया अवज्ञा आंदोलन के समय और ये पटना में है। तो कौन सा? फिनिक्स आश्रम। गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित रहे थे? गांधीवादी विचारधारा से कौन कौन प्रभावित रहे थे ये बताना है। कौन थे? रस्किन के विचार से, अनटू द लास्ट उनकी पुस्तक थे, उन्हें सर्वोदय और अंत्योदय 2 शब्द लिए थे उन्होंने। थोरो से भी वो थे, प्रभावित थे। टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, यानी सभी से प्रभावित थे ये। निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी का ने मंदिर का नाम दिया था? और कौन सा कारागार था जिसमें गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, बताना है आप लोगों को। तो क्या हो उसका नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा यरवदा जेल, जो पुणे में पड़ता है, यरवदा जेल। और 1930 में ये इसी जेल में, जब 30 में जब सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था, इसी जेल में बंदी थे और यरवदा जेल को उन्होंने मंदिर का नाम दिया था उन्होंने।
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, हथियार के रूप में प्रयोग किया था भूख हड़ताल का? सत्याग्रह का प्रयोग तो इंडिया में उन्होंने चंपारण में किया था 17 में। तो किस आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था पहली बार उन्होंने? वो था अहमदाबाद का हड़ताल, मजदूर हड़ताल था, जिसमें प्लेग जो है बोनस देने के विवाद पे, प्लेग के बोनस देने पे विवाद हो गया था। और इसमें अनुसुईया बेन जो है बहन इसमें साथ में थी और भूख हड़ताल का प्रयोग किया था इसमें उन्होंने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जब उन्होंने 15 में भारत में आगमन हुआ तो 1916 में वो हिंदू महासभा यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ? वाराणसी में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने पहला अपना जन भाषण दिया था। हिंदू विश्वविद्यालय में पहला अपना जन भाषण दिया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बोले थे, ठीक है, बात सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः वह अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी थे, सही बात है। जब केंद्रीय तत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? असमानता को जन्म देता है, इसके घोर विरोधी थे वो। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, सही बात है। वो उद्योगों के पक्षधर कभी नहीं थे, कुटीर उद्योग पर विश्वास करते थे, वो कृषि की विकास की बात करते थे वो। और यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वे यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर, क्या मतलब उनको? यूएस में मशीनीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐप से जुड़ जाइएगा, क्लास स्टार्ट होगा छठ पूजा के बाद, तब 59 रुपीज़ नॉमिनल फी में लिया जाएगा। कल कोर्स 120 घंटे क्लास होगा, 20 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा और 110 जो प्रश्न आपके प्रश्न पुस्तिका में छप जाएंगे। मिलते हैं, थैंक्स।